शुभ संध्या। सभी को मेरा प्रणाम। मैं डॉक्टर निशान टाक इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोटिंग होम्योपैथी के हिंदी सत्र के 743 डे पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी अवगत होंगे कि आईएफपीएच फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्था है जो पिछले कोविड काल से निरंतर दैनिक वेबिनार का आयोजन करता आ रहा है। प्रारंभ में अंग्रेजी और मलयालम भाषा में किया जाता रहा। तत्पश्चात राष्ट्रीय भाषा हिंदी में भी आयोजन किया जाने लगा। इस प्रकार के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होम्योपैथी की विशिष्ट पहचान के तहत सभी इच्छुक लोगों के साथ होम्योपैथी ज्ञान का साझा करना और सभी के बीच एक सद्भावना को प्रोत्साहित करना। आइए आज के इस बैठक को प्रारंभ करने से पहले हम 1 मिनट का मौन रखें और ईश्वर से मार्गदर्शन प्राप्त करें। धन्यवाद। मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। मैं आज के इस बैठक में मुख्य अतिथि डॉक्टर एपीएस चावड़ा सर का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टमक कैंसर इट्स होम्योपैथी मैनेजमेंट। तो मैं डॉक्टर साहब से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपना व्याख्यान। थैंक यू सो मच डॉक्टर निशान। मेरी आवाज़ आ रही है? जी 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 आइए। ओके सर, ओके ओके ओके। अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हालांकि मेरा एक्सपीरियंस तो इतना नहीं है, बट थोड़ा इंटरेस्ट है, तो उस हिसाब से एक स्टडी करी और स्टडी करके कुछ लिटरेचर रिव्यू करके आपके सामने कुछ लेके आ रहा हूँ मैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें निरंतर रिसर्च चलती रहती है। हालांकि मेडिकल साइंस में ही बहुत रिसर्च चल रही है, बट स्पेशली इन केस ऑफ कैंसर, क्योंकि इस टाइम में बढ़ते हुए केसेस जो आ रहे हैं, तो उसकी वजह से रिसर्चेस भी धीरे धीरे लगातार उसके ऊपर बढ़ती चली जा रही है। और नो डाउट होम्योपैथी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, सक्सेसफुल केसेस लेके आ रहे हैं। तो एक जस्ट ओवरव्यू देख लेते हैं कि स्टमक कैंसर क्या होता है, कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, और वो किस तरीके से हेल्प कर सकती है, क्या क्या उनके सिम्टम्स रहते हैं, उनकी बात करेंगे। तो लेट मी शेयर माय पीपीटी। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है? जी जी विजिबल है। सो माय टॉपिक इज स्टमक कैंसर एंड इट्स होम्योपैथिक मैनेजमेंट, इसकी बात करेंगे। So first of all, introduction of the topic stomach cancer. We are talking about the cancer which is the second most common cause of cancer death worldwide. अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें, तो ये एक ऐसा कैंसर है जो पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे है, जिससे सबसे ज्यादा डेथ्स पाई जा रही हैं। और नॉट इवन इन वर्ल्ड बट इंडिया में भी स्टमक कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं दिन पे दिन। एंड 95% ऑफ स्टमक कैंसर एडेनोकार्सिनोमास होते हैं। मैक्सिमम जो इसका इंसिडेंस है वो जो अब घटता जा रहा है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा बढ़ रहा था, अब थोड़ा, क्योंकि एक्चुअली हमारे पास में, हम किसी भी डिजीज की बात करें तो हम टेक्नोलॉजी है जिससे पकड़ पा रहे हैं। हमारे पास अब नई नई रिसर्चेज है जिससे कुछ ट्रीटमेंट किए जा रहे हैं। ठीक है। द इंसिडेंस ऑफ स्टमक कैंसर हैज बीन डिक्रीज इन पास्ट 70 to 80 years एंड हाई इंसिडेंस इज फाउंड इन द जापान एंड चाइना। तो लास्ट 70 to 80 years से थोड़ा कम हो गया है, ऑल बिकॉज ऑफ सम ट्रीटमेंट स्ट्रेटेजीज जो कि यूज हो रही हैं। Whatever the type of cancer is, it is required to be detect on time and to do the TNM staging and then plan the treatment accordingly. भाई ये इन जनरल हम बात करें, कोई भी कैंसर होता है, किसी भी तरीके का कैंसर होता है, तो हालांकि एज अ होम्योपैथ हमारे लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता हो, हम सिम्टोमेटोलॉजी पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। बट एज अ फिजिशियन हमारे लिए भी TNM स्टेजिंग उतनी ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्हाट इज द सर्वाइवल रेट ऑफ द पेशेंट, कितने टाइम तक वो सरवाइव कर सकता है, हम कितना उसको हेल्प कर सकते हैं होम्योपैथी से भी, तो वहां पे भी TNM स्टेजिंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो TNM स्टेजिंग हर कैंसर में, उसी तरीके से स्टमक कैंसर में भी TNM स्टेजिंग करना जरूरी है, और वो आपको ट्रीटमेंट में भी हेल्प करेगी। सो उसका थोड़ा आगे से बात करेंगे, थोड़ा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट इसका है। टाइप्स ऑफ स्टमक कैंसर, कौन कौन से टाइप के स्टमक कैंसर होते हैं। स्टमक कैंसर को हम क्लासिफाई करते हैं दो तरीके से। वन इज ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोलॉजी एंड अनदर वन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। ऑन द बेसिस ऑफ जी अगर हम बात करें तो हम इसको दो तरीके से डिवाइड करते हैं, इंटेस्टिनल टाइप एंड डिफ्यूज। जो मैक्सिमम पाया जा रहा है वो इंटेस्टिनल टाइप पाया जा रहा है, 70 to 80% केसेस। डिफ्यूज वाला कम, 20 to 30% केसेस ही हैं डिफ्यूज के। अब क्या डिफरेंसेस इनमें आते हैं।
सो इंटेस्टिनल टाइप में क्या है, रिजेंबल्स इंटेस्टिनल कैंसर्स इन फॉर्मिंग ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर्स। सो हिस्टोलॉजिकल टाइप में क्या है, जब भी हम उसकी बायोप्सी करा रहे हैं, हम उसकी हिस्टोलॉजी देखना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या दिखेगा, सो इंटेस्टिनल कैंसर्स के जैसा ही लगता है इंटेस्टिनल टाइप। और डिफ्यूज की बात करें तो ये पुअरली डिफरेंशिएटेड है। इसमें आपको स्पेशल चीज जो मिलती है वो सिग्नेट रिंग सेल्स, सिग्नेट रिंग सेल्स, और ग्लैंडुलर फॉर्मेशन नहीं होता इसमें। अगर हम मैन वुमेन रेशियो सॉरी, मैन वुमेन रेशियो की बात करें, सो इंटेस्टिनल टाइप 2 गुना ज्यादा मिल रहा है मैन में, इट इज 2:1, ट्वाइस। और डिफ्यूज की बात करें तो इक्वल है, 1:1, अफेक्ट्स मैन एंड वुमेन इक्वली। Intestinal type, it primarily affects older people. Mean age है 63 years. So बुजुर्ग लोगों में ही मिल रहा है, यंग एज में नहीं मिल रहा। वहीं डिफ्यूज की बात करें तो यंग पीपल में मिल रहा है। इंटेस्टिनल टाइप में मेनली अगर हम बात करें तो कारण क्या आ रहा है, सो इट इज एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स, स्ट्रांगली एसोसिएटेड। एनवायरमेंटल फैक्टर्स कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिलते हैं। डिफ्यूज वाले में नॉट स्ट्रांगली रिलेटेड टू एच पायलोराई इन्फेक्शन, वहाँ एच पायलोराई इन्फेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। देन इंटेस्टिनल टाइप में प्रोग्नोसिस इज गुड, सो 70 to 80% केसेस में प्रोग्नोसिस अच्छा है। डिफ्यूज वाले में प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है, पुअरली डिफरेंशिएटेड है, सो यहाँ पे द प्रोग्नोसिस इज वर्स। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे हम इसको अगेन 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। वन इज पॉलीपॉइड, पॉलीपॉइड और फंगेटिंग इंट्राल्यूमिनल मासेस। इंट्राल्यूमिनल मतलब जो ल्यूमेन के अंदर होते हैं, ठीक है, पॉलिप जैसा दिखाई देते हैं। जैसे हम यूट्राइन पॉलिप की बात करते हैं, नेजल पॉलिप की, तो बेसिकली स्ट्रक्चर जो है इसका पॉलिप जैसा है, इसलिए बोला आपने। सेकेंड है अल्सरेटिंग मासेस। थर्ड है डिफ्यूजली स्प्रेडिंग। ये डिफ्यूजली स्प्रेडिंग को एक टर्म दी गई है, लिनिटिस प्लास्टिका, in which the tumor spreads through the submucosa, resulting in a rigid atonic stomach with thickened folds। ठीक है, सो इसमें क्या है, ये अंदर डीप जा रहा है, सब म्यूकोसा तक जा रहा है ये। ठीक है। देन लास्ट इज सुपरफिशियल स्प्रेडिंग, सुपरफिशियल ऊपर ऊपर है। अर्ली गैस्ट्रिक कैंसर, इट इज कन्फाइंड टू द म्यूकोसा, म्यूकोसा तक है, सब म्यूकोसा तक है, और विदाउट लिम्फ नोड मेटास्टेसिस। यहाँ पे कोई लिम्फ नोड मेटास्टेसिस नहीं मिलते, और अगर लिम्फ नोड का नहीं इन्वॉल्व है, मेटास्टेसिस नहीं हो रहा है, सो प्रोग्नोसिस इज गुड। सो सुपरफिशियल वन इज, प्रोग्नोसिस इज गुड। नेक्स्ट इज रिस्क फैक्टर्स फॉर इंटेस्टिनल गैस्ट्रिक कैंसर। सो क्या क्या रिस्क फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। सो एच पाइलोराई की हम बात करें, सो क्रॉनिक एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस इज द स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर फॉर गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। हमने स्टार्टिंग में एक बार वापस पीछे लेके जा रहा हूँ, हमने स्टार्टिंग में यहाँ बात करी इंटेस्टिनल टाइप में इट इज स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एनवायरमेंटल फैक्टर्स। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स से ये एसोसिएटेड है। उस एनवायरमेंटल फैक्टर में क्या आ रहा है, ये आ रहा है एच पाइलोराई। सो क्रॉनिक एच पाइलोराई गैस्ट्राइटिस है, एच पाइलोराई का इन्फेक्शन हुआ, गैस्ट्राइटिस डेवलप हुआ, धीरे धीरे वो गैस्ट्राइटिस स्टमक कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है, इंक्रीजिंग द रिलेटिव रिस्क 3.5 to 20 फोल्ड, 3.5 से 20 गुना तक रिस्क को बढ़ा देता है। एंड इट इज एस्टिमेटेड टू बी द रिस्क फैक्टर इन 60 to 90% ऑफ केसेस। ठीक है, सो 69 to 90% केसेस में कहीं ना कहीं एच पाइलोराई ही एज अ रिस्क फैक्टर पाया जाता है। सेकेंड वन इज पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया का ऐसा है, एक्चुअली पर्नीशियस एनीमिया की जब आप फिजियोलॉजी की बात करेंगे, सो ये विटामिन B12 की कमी की वजह से हो रहा है। अब विटामिन B12 की कमी बाहर से नहीं है, ये बाहर से नहीं है, ये एब्जॉर्प्शन में दिक्कत हो रही है। एब्जॉर्प्शन में क्यों दिक्कत हो रही है, एब्जॉर्प्शन में इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल। ये इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कासल जो है वो स्टमक से रिलीज होता है, स्टमक की सेल्स से रिलीज होता है। सो वो सेल्स धीरे धीरे डैमेज हो रही हैं, सो आपको पर्नीशियस एनीमिया भी मिल रहा है और गैस्ट्रिक कैंसर का रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जब हम बात करते हैं, एक हम बात करते हैं ईटियोलॉजी की, और ईटियोलॉजी के साथ में ईटियोलॉजी इंक्लूडिंग प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स। उन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स में हम अलग अलग बात करते हैं, एज की, सेक्स की, रेस की, सो उसमें एसोसिएटेड डिजीजेस भी हैं। So pernicious anemia is one of the associated disease in case of stomach cancer. Okay. Next is history of partial gastric resection more than 15 years previously. हमारे इंडिया में इतना कॉमनली नहीं होता है, अगर हम बात बाहर की बात करें। सो बिकॉज ऑफ एनी पेप्टिक अल्सर हो गया हो,
और या फिर इन केस ऑफ जो बहुत ओबीज लोग होते हैं उनमें भी ऐसी सर्जरीज करी जा रही हैं। तो ऐसी सर्जरीज के बाद में भी स्टमक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। स्मोकिंग इज वन ऑफ द कॉज। देन डाइट्स दैट आर हाई इन नाइट्रेट्स और सॉल्ट एंड लो इन विटामिन सी। सो नाइट्रेट्स ज्यादा ले रहे हो, सॉल्ट ज्यादा ले रहे हो, ये रिस्क फैक्टर है, ऐसा नहीं है कि होगा ही कैंसर। एंड लो इन विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, इसीलिए। नाउ, डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर। डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर में एनवायरनमेंट का रोल बहुत कम है, बहुत ही कम है। यहाँ पे मेनली हम म्यूटेशंस की बात करेंगे। Most diffuse gastric cancers are attributable to acquired or hereditary mutations in the genes regulating the E-cadherin cell adhesion protein। यहाँ पे acquired या फिर hereditary mutations देखने को मिल रहे हैं। किस पे देखने को मिल रहे हैं? जो ई कैदरिन सेल अधेशन प्रोटीन, जो ये प्रोटीन है, इसको जो जीन्स रेगुलेट कर रहे हैं, उसमें म्यूटेशन देखने को मिले हमें। हेरिडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर अकाउंट्स फॉर 1 to 3% ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर्स। ओवरऑल अगर हम गैस्ट्रिक कैंसर की बात करें तो हेरिडिटरी में 1 से 3% केसेस ऐसे हैं जो हेरिडिटरी की वजह से। द कैंसर में अराइज एट अ यंग एज, ये हमने पहले ही बात कर ली। हेरिडिटरी होगा अगर और कहीं ना कहीं म्यूटेशन होगा तो यंग एज में देखने को मिल जाएगा। इज ऑफन मल्टीफोकल एंड इल इनफिल्ट्रेटिंग विद सिग्नेट रिंग सेल हिस्टोलॉजी। ये इसकी खास चीज है। अगर हमें पहचानना है, अगर हम बायोप्सी करा रहे हैं, उसमें क्या देखने को मिलेगा? सिग्नेट रिंग सेल देखने को मिलेगी। सिग्नेट रिंग सेल मिल रही है तो हम समझ जाएंगे डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर है। और अगर हम समझ रहे हैं कि डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर है, देन देयर इज अ पुअर प्रोग्नोसिस, पुअर प्रोग्नोसिस। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस कि हम एग्जाम इन्वेस्टिगेशंस क्यों करा रहे हैं। Many of these families have a germline mutation of E. cadherin CDH1, which is inherited in an autosomal dominant pattern and carries a greater than 60% lifetime risk of gastric cancer. सो बेसिकली अगर इन फैमिलीज में ये म्यूटेशन कॉमनली मिल रहा है, हेरिडिटरी की अगर हम बात कर रहे हैं, सो ई कैदरिन CDH1 का म्यूटेशन आपको फैमिली में मिलेगा और ये एज अ ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न इनहेरिट हुआ है। एंड 60% लाइफ टाइम रिस्क है। अगर ये मिल रहा है आपको, आपने जेनेटिक काउंसलिंग करी है, आपने इन्वेस्टिगेशन कराया है, आपको मिला है म्यूटेशन, सो 60% लाइफ टाइम रिस्क है कि गैस्ट्रिक कैंसर डेवलप होगा। प्रोफाइलेक्टिक गैस्ट्रेक्टमी शुड बी कंसिडर्ड इन पेशेंट्स नोन टू कैरी दिस म्यूटेशन। सो पहले ही गैस्ट्रेक्टमी कर देते हैं, वो वाली बात है, ना होगा बांस ना बजेगी बांसुरी। सो जहाँ कैंसर हो रहा है उसकी म्यूटेशन की वजह से पार्ट को हटा दिया जाए, सो दैट एटलीस्ट पेशेंट कैंसर से तो बच जाए, क्योंकि हम यही बात कर रहे हैं, अगर कैंसर हुआ देन देयर इज अ पुअर प्रोग्नोसिस। ओके, in addition to the hereditary diffuse gastric cancer, there are other hereditary cancer predisposition syndromes। मतलब जो हम हेरेडिटरी डिफ्यूज गैस्ट्रिक कैंसर की जो हम म्यूटेशन की बात कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे सिंड्रोम्स की भी मैं आपको नाम बताऊंगा जिनमें 3 से 5% ओवरऑल गैस्ट्रिक कैंसर के केसेस आते हैं। चलिए वो क्या है? वन इज लिंच सिंड्रोम। ये कुछ रेयर रेयर सिंड्रोम है, ये आपको इतनी इजीली नहीं मिलते। सो ये ऐसे सिंड्रोम है, लिंच सिंड्रोम, जुवेनाइल पॉलीपोसिस सिंड्रोम, पिट्स जैगर्स सिंड्रोम, फैमिलियल एडेनोमेटस पॉलीपोसिस। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि फिर इनके ऊपर पूरा लेक्चर चला जाएगा अपना। सो ये कुछ ऐसे सिंड्रोम है जो हमें याद रखने हैं जिनमें हमारे को साथ में गैस्ट्रिक कैंसर और जिसमें भी कौन सा डिफ्यूज वाला देखने को मिल रहा है। ओके, नेक्स्ट इज लोकेशन। सो मोस्ट कॉमन अगर हम बात करें, सो मोस्ट गैस्ट्रिक कैंसर अराइजेस इन द बॉडी एंड एंट्रम, मेनली बॉडी में और एंट्रम में मिलता है। क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे? अच्छा, गैस्ट्रिक कैंसर के साथ इशू यही है, पहली बात तो ये एसिम्टोमेटिक हो रहा है, इज जनरली एसिम्टोमेटिक अंटिल द डिजीज इज क्वाइट एडवांस्ड। बहुत एडवांस स्टेज में नहीं चल जाए तब तक पता नहीं पड़ रहा, ऐसा कोई सिम्टम ज्यादा नजर नहीं आ रहे। और जो सिम्टम आ रहे हैं वो नॉन स्पेसिफिक है, भाई हम डायरेक्ट नहीं पकड़ सकते कि भाई कैंसर हो रहा है। क्या प्रेजेंटिंग सिम्टम है? डिस्पेप्सिया, पेशेंट को इंडाइजेशन हो रहा है, वेग एपिगेस्ट्रिक पेन, हर 2 3 दिन 2 3 दिन में पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है कि यार पेट में बहुत दर्द रहता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में बहुत दर्द रहता है, भूख नहीं लग रही, एनोरेक्सिया है, अर्ली सेटाइटी,
पेट जल्दी भर जा रहा है, थोड़ा सा भी खाता है उसकी भूख खत्म हो जा रही है, और वेट लॉस। तो ये इतने स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है जो हम गैस्ट्रिक कार्सिनोमा की तरफ ध्यान दें बिल्कुल, कि यार ये सिम्टम हो तो गैस्ट्रिक कार्सिनोमा डन है, हो सकता है। तो ये अगर आपको कॉम्बिनेशन मिल रहा है तो एक बार आप सोचे जरूर। हालांकि जैसे हमारे को हमारे सर पढ़ाते थे तो यही बोलते, जितना कॉमन आप सोचोगे उतना सही रहोगे, उतनी बार आप सही रहोगे, क्योंकि हर हर केस में तो आपको 10 केस ऐसे सिम्टम लेके आ रहे हैं, 10 पेशेंट ऐसे सिम्टम लेके आ रहे हैं, तो 10 के 10 में तो स्टमक कैंसर नहीं होगा। ठीक है, सिंपल एक पेप्टिक अल्सर भी हो सकता है, डिस्पेप्सिया है, जीआरडी भी हो सकता है। ठीक है, सो डीडी बनाना वहाँ बहुत जरूरी है। बट गैस्ट्रिक कैंसर को भी नजरअंदाज ना करें। देखिए एच पाइलोराई की हम बात कर रहे हैं, एच पाइलोराई का जो गैस्ट्राइटिस है, जो फिर पेप्टिक अल्सर डेवलप हो रहा है, वही धीरे धीरे आगे जाके अगर वो अनट्रीटेबल है तो कन्वर्ट हो जा रहा है स्टमक कैंसर में। तो इसको नजरअंदाज ना करें कभी भी पेशेंट में। नेक्स्ट जो मेन आगे जो हम बोलते हैं कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग कैंसर में कहीं कहीं से मिल रही है, होनी चाहिए, तो वह हेमेटोमेसिस और मेलिना can be due to ulcerating lesions, while pyloric obstruction can cause postprandial vomiting and progressive dysphagia due to lower esophageal obstruction। ये थोड़ा सा पॉइंटिंग टूवर्ड्स स्टमक कैंसर है। भाई अल्सरेटिंग लीजन्स होंगे, ब्लीडिंग होगी, ब्लीडिंग ऊपर से होगी, वॉमिटिंग में ब्लीडिंग होगी, तो दैट इज कॉल्ड हेमेटोमेसिस। और अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है, स्टूल में भी आ सकता है, स्टमक से मोस्ट कॉमनली हेमेटोमेसिस ही होता है, बट ये ब्लड है जो धीरे धीरे रिस्क के और नीचे से निकल रहा है, सो ये स्टूल में भी आ सकता है, और स्टूल में ये ब्लड आएगा तो वो मेलिना कहलाएगा। अच्छा, इसमें अगर पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, अगर लोअर इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन रहता है, भाई कैंसर हो गया, कैंसर की वजह से कंस्ट्रिक्शन हो गया, और कंस्ट्रिक्शन हुआ उसके से पेशेंट जैसे ही खाना खा रहा है तो दो चीजें देखने को मिलेगी। वन इज प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, डिस्फेजिया होगा, पेशेंट को खाना इसोफेगस से नीचे तो जाएगा लेकिन इसोफेगस से स्टमक में नहीं जा पाएगा। ठीक है, प्रॉपर नहीं जा पाएगा, धीरे 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 डिस्फेजिया होता जाएगा। दूसरा, अगर कंस्ट्रिक्शन है, ऑब्स्ट्रक्शन है, तो पेशेंट को पोस्ट पेरेंडियल वॉमिटिंग बहुत कॉमन सिम्टम आएगा। भी खाना खाया थोड़ी देर में वॉमिट कर देता है, पोस्ट पेरेंडियल। पोस्ट पेरेंडियल मतलब खाना खाने की थोड़ी देर बाद पेशेंट वॉमिट कर देगा। डॉक्टर साहब देखिए, जब ये खाना खाता है, खाना खाने के थोड़ी देर बाद वॉमिटिंग हो जाती है, बहुत दिन से ये हो रहा है, खाना खाना खाता है उसके बाद में वॉमिटिंग कर देता है। सो कहीं ना कहीं हो सकता है एक ऑब्स्ट्रक्शन है, और ऑब्स्ट्रक्शन जरूरी नहीं कैंसर की वजह से हो, बट इट इज वन ऑफ द सिम्टम। जहाँ हेमेटोमेसिस भी आपको मिल रहा है, बाकी सिम्टम्स जो हमने बात करी वो भी अगर आप मिल रहे हैं, तो आपको गैस्ट्रिक कैंसर सोचना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट आर द साइंस ऑफ मेटास्टेसिस। हम बात ही कर रहे हैं, भाई सिम्टम्स जो हैं वो या तो पेशेंट एसिम्टोमेटिक है, या एडवांस स्टेज में आ रहा है, या फिर जो उसके सिम्टम्स हैं वो इतने स्पेसिफिक नहीं है कि हम पहचान पा रहे हैं। तो अगर वो एडवांस स्टेज में आ रहा है तो फिर मेटास्टेसिस भी हो सकता है, और मेटास्टेसिस हो गया तो कैसे पहचान। साइंस ऑफ मेटास्टेसिस, देयर आर टू साइंस, वन इज वर्चो नोड। वर्चो नोड, वर्चो नोड मीन अगर मेटास्टेसिस हो रहा है तो वो लिम्फ नोड में जाएगा, और मोस्ट कॉमनली वो लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड में जाता है। तो आपको कहाँ का लिम्फ नोड एग्जामिन करना है, लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर। लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्ज मिलेगा, दैट इज इन केस ऑफ गैस्ट्रिक कैंसर वर्चो नोड। हालांकि लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड और भी कई डिजीजेस हैं, लाइक अगर लंग्स का कैंसर है, ट्रैकिया है इन्वॉल्वमेंट, सो वहां पे भी उन केसेस में भी लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड, स्पेसिफिकली लेफ्ट। ठीक है, हम राइट वाले की बात नहीं करेंगे, अगर लेफ्ट सुप्राक्लेविकुलर लिम्फ नोड एनलार्ज है दैट इज वर्चोज नोड। इसके अलावा एक और फाइंडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल, ये नोड्यूल क्या है, अम्बलाइकल नोड्यूल है। तो एग्जामिनेशन, अगेन एग्जामिनेशन इज इम्पोर्टेंट। सो अम्बलाइकल नोड्यूल मिल रहा है इन केस ऑफ स्टमक कैंसर, गैस्ट्रिक कैंसर, दैट इज कॉल्ड सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल। ओके। नेक्स्ट, व्हाट आर द इन्वेस्टिगेशंस। क्या इन्वेस्टिगेशंस कराएं, क्या उनकी फाइंडिंग्स रहे। सो इन्वेस्टिगेशन में सीबीसी, सीबीसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सीबीसी तो देखिए रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी है, बट यहाँ पे सीबीसी में स्टमक कैंसर के केस में क्या मिलेगा। तो हमने क्या बोला, हमने बोला हेमेटोमेसिस हो रहा है, हमने बोला मेलिना हो रहा है, और अल्सरेटिंग लीजन्स है जिसके से ब्लड निकल रहा है। अगर ब्लड निकल रहा है तो क्या होगा, अनीमिया हो जाएगा।
हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, आरबीसी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा. सो इट शोज एनीमिया एंड इट इज ड्यू टू द क्रॉनिक ब्लड लॉस कि स्टमक कैंसर के केस में धीरे धीरे ब्लड लॉस हो रहा है और उस ब्लड लॉस की वजह से आरबीसी का और हीमोग्लोबिन का कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है. ये तो आपको मिलेगा सीबीसी पे. दूसरा, लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ जी. क्यों कराओ? अगर मेटास्टेसिस तो नहीं हो गया, वो जांचने के लिए. लिवर का अगर मेटास्टेसिस हुआ है, जो लिवर है वो डैमेज होगा तो उसमें एल्कलाइन फॉस्फेटेज स्पेशली बढ़ावा मिलता है. ठीक है. देन एंडोस्कोपी कराओ. एंडोस्कोपी विद बायोप्सी फॉर हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन टू कंफर्म द डायग्नोसिस ऑफ स्टमक कैंसर. हमें स्टमक कैंसर के डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए बायोप्सी इंपॉर्टेंट है. नॉट ओनली एंडोस्कोपी, बायोप्सी करना इंपॉर्टेंट है. बायोप्सी में ही आपको जो हिस्टोलॉजिकली वो पता पड़ेगा कि वो कैंसर सेल्स बन गए हैं वहाँ. ओके. नेक्स्ट, स्टेजिंग सिस्टम. जैसा हमने स्टार्टिंग में बात करी कि किसी भी कैंसर को ट्रीट करने के लिए स्टेजिंग सिस्टम उसका बहुत इंपॉर्टेंट है. स्टेजिंग सिस्टम कौन सा स्टेजिंग सिस्टम? टीएनएम. टीएनएम स्टेजिंग सिस्टम. टीएनएम बोले तो टी फॉर ट्यूमर, एन फॉर नोड, एम फॉर मेटास्टेसिस. सो कौन सी स्टेज है? जीरो स्टेज है जी. जीरो स्टेज मतलब TIS, इस पे IS लगा हुआ नीचे. TIS N0M0. नोड नेगेटिव है, लिमिटेड टू म्यूकोसा. म्यूकोसा तक है, छोटा सा आपको नोड मिल गया और मतलब छोटा सा आपको मिला है, लीजन है, बट म्यूकोसा तक ही है, आगे नहीं गया, है ना. सो और लिम्फ नोड नहीं है, लिम्फ नोड नेगेटिव है. सो TIS N0M0 दिट इज स्टेज जीरो. ये आप आराम से सही कर सकते हो. देन फर्स्ट स्टेज को भी हमने बांटा फर्स्ट ए फर्स्ट बी में. फर्स्ट ए में है T1N0M0. नोड यहाँ भी नेगेटिव है. ऊपर हम बात कर रहे थे जीरो में लिमिटेड टू म्यूकोसा, म्यूकोसा तक ही है. ये कहाँ चला गया? इन्वेजन ऑफ लेमिना प्रोप्रिया और सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा तक चला गया. जहाँ लिमिटेड टू म्यूकोसा था वहाँ सुपरफिशियल था. हमने बात करी थी सुपरफिशियल की, मॉर्फोलॉजी वाला. सो वो सुपरफिशियल है. उसका प्रोग्नोसिस भी अच्छा है जी. अब सब म्यूकोसा वाला जो है वो आपका आता है फर्स्ट ए में, जहाँ T1N0M0 बोलेंगे ना. फर्स्ट बी में हम इसको दो दो चीजें हैं जिसको हम फर्स्ट बी में ले सकते हैं. T2N0M0 और T1N1M0. इसमें नोड नेगेटिव हो सकता है. इन्वेजन कहाँ और डीप चला गया, मस्कुलरिस प्रोप्रिया वाली लेयर में चला गया. इसको आप इसके लिए आपको स्टमक की एनाटॉमी याद होनी चाहिए. सो नीचे और धीरे धीरे जाता जा रहा है, म्यूकोजा, उसके बाद में सब म्यूकोजा, उसके बाद में मस्कुलरिस प्रोप्रिया वाली तक चला गया. ठीक है. देन सेकेंड स्टेज में अगेन दो तीन चीजें. वन इज T1N2M0, सेकेंड वन इज T2N1M0 एंड थर्ड वन इज T3 हो गया है लेकिन नोड नहीं है, MB मेटास्टेसिस भी नहीं है. सो T1N2 और T2N1 इन दोनों में नोड पॉजिटिव है. लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट हो गया. इन्वेजन बियॉन्ड म्यूकोजा, वो चला गया बट विद इन द वॉल. म्यूकोजा को क्रॉस कर गया है बट वॉल तक ही है, वॉल से नीचे नहीं गया. सो T1N2 और T2N1 ये बोल सकते हैं. अच्छा जी, नोड नेगेटिव है लेकिन एक्सटेंशन थ्रू वॉल पूरी वॉल को क्रॉस कर चुका है. नोड नहीं है, कोई लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन पूरा क्रॉस कर गया आपकी वॉल को, स्टमक वॉल को क्रॉस कर गया. तो T3N0M0 ये दोनों ही सेकेंड स्टेज में लेना जरूरी है. देन थर्ड को हमने आगे बांटा, थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी. थर्ड ए में क्या है? T2N2M0. अभी तक T2N2 नहीं आया था. T2N2M0 या फिर T3N1 to 2 और M0. नोड पॉजिटिव है, ये तो मिल गया. N2 हो चाहे N1 to 2 हो, नोड तो पॉजिटिव है. इन्वेजन ऑफ मस्कुलस प्रोप्रिया और थ्रू वॉल, पूरा वॉल क्रॉस कर चुका है. T2 T3 लेंगे. ठीक है. सो T2 मस्कुलस प्रोप्रिया तक T2 था, पूरा वॉल क्रॉस कर गया, T3 है. थर्ड भी जो है ये T4 चला गया, वॉल तो क्रॉस कर गया, साथ में सराउंडिंग टिश्यू को भी इन्वॉल्व कर लिया है, सराउंडिंग टिश्यू भी इन्वॉल्व है. N0 to 1 हो सकता है, नोड नेगेटिव भी हो सकता है, नोड पॉजिटिव भी हो सकता है. 0 to 1 इसलिए लिखा. मेटास्टेसिस अभी तक नहीं आया, मेटास्टेसिस तो लास्ट स्टेज में आएगा. ठीक है. सो नोड नेगेटिव और 0 to 1 पॉजिटिव हो सकता है, बट अब क्या है, पूरी स्टमक की वॉल को क्रॉस करके जो आसपास के सराउंडिंग टिश्यू है उन पे भी चला गया है. सो अधेरेंस टू सराउंडिंग टिश्यू, दैट इज थर्ड बी. थर्ड सी इज T4.
T4 हमने क्या बात करी, एडजेसेंट स्ट्रक्चर चला गया, T4 N2 to N3 M0। अब N2 to N3 मोर देन 3 नोड्स पॉजिटिव है, मोर देन 3 लिम्फ नोड्स पॉजिटिव है। बेसिकली ये आपको देखने के लिए सीटी कराना जरूरी है, सीटी कराओगे ना उसमें आपका आ जाएगा सीटी स्कैन। ठीक है, सो N2 to N3 मोर देन 3 नोड्स पॉजिटिव है, मेटास्टेसिस नहीं हुआ, मेटास्टेसिस की हम बात ही नहीं कर रहे, वो लास्ट स्टेज में आएगा। देन T3N3M0, मतलब 7 या 7 से ज्यादा, 7 और मोर पॉजिटिव नोट्स, 7 या 7 से ज्यादा नोट्स इन्वॉल्व हैं, पेनिट्रेट्स वॉल विदाउट इन्वेडिंग सिरोजा और एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स। भाई क्या बोल रहा है, पेनिट्रेट कर गया वॉल में विदाउट इन्वेडिंग सिरोजा, सिरोजा तक नहीं गया या फिर एडजेसेंट स्ट्रक्चर तक नहीं गया, तो हमने T3 बोला। एडजेसेंट स्ट्रक्चर तक जा रहा था तब हमने T4 बोला था। ठीक है, सो दोनों ही है, T4 और T3 भी हो सकता है, बट N इज इंपॉर्टेंट इन द थर्ड सी स्टेज। ठीक है, फोर्थ फोर्थ स्टेज, फोर्थ इज लास्ट, सो T4N2M0। T4 मतलब पूरा आपका सराउंडिंग टिश्यू तक चला गया है और आपके नोड्स भी पॉजिटिव है। ठीक है, T1 to T4 हो, N0 to 2 हो, बट M1 हो गया, डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया, सो वो स्टेज 4 में ही आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसने कितनी वॉल डैमेज करी है, म्यूकोजा पे है, सब म्यूकोजा पे है, सिरोजा पे है, या फिर आपका एडजेसेंट स्ट्रक्चर तक गया है, नोड्स 1 इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, बट डिस्टेंट मेटास्टेसिस हो गया। अब स्टमक कैंसर का डिस्टेंट मेटास्टेसिस मोस्ट कॉमनली लीवर जाता है। जी सर। हाँ डॉक्टर साहब आवाज आ रही है, थोड़ा हाँ वो आवाज नेटवर्क आ की रही वजह है। से इशू हो गया। आपका आवाज आ रही है, आवाज आ रही लाइन कट गया था, ठीक है, शुरू कीजिए। जी जी जी, आ एक रही है बार वो सर। शेयर करने की परमिशन दीजिए, थोड़ा वो आ नहीं रहा, हाँ हाँ ओनली द होस्ट कैन शेयर। हाँ, हो गया, शेयर कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थोड़ा तो ठीक है, स्क्रीन विजिबल है। यस यस, विजिबल है सर। ओके, सो हम ये लास्ट स्टेज की बात कर रहे थे जहाँ डिस्टेंट मेटास्टेसिस है, इसमें हम यही बात कर रहे हैं कि T1 से T4 वो म्यूकोजा पे है, सब म्यूकोजा पे है, सिरोजा तक चला गया है या एडजेसेंट स्ट्रक्चर तक चला गया। N0 to N2 नोड नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, 1 इन्वॉल्व है, 2 इन्वॉल्व है, 3 इन्वॉल्व है, बट मेटास्टेसिस हो गया है। अच्छा, मोस्ट कॉमन मेटास्टेसिस लिवर जाएगा, लिवर में मेटास्टेसिस होगा, सो वो ध्यान रखना है। और इवन स्टमक कैंसर का मेटास्टेसिस ओवरीज तक भी होता है, तो ये चीजें हमारे को देखने वाली है। ठीक है, सो अगर मेटास्टेसिस मिल रहा है, सो फोर्थ स्टेजिंग, पहले के 3 स्टेजेस में मेटास्टेसिस नहीं है, मेटास्टेसिस है तो फोर्थ स्टेज में चला गया पेशेंट। ठीक है, तो नाउ विल टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट भाई कन्वेंशनल मेडिसिन में क्या ट्रीटमेंट है। So complete surgical removal of the tumor with resection of adjacent lymph node offer the only chance for cure। इसमें हम बड़ी बड़ी बातें करें, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, वो सब बात की बातें, मेन है ट्यूमर को रिमूव करना पूरी तरीके से, जितना ट्यूमर है, जितना उसका एरिया है, जहां तक वो चला गया है वो पूरा रिमूव कीजिए। उसके जो लिम्फ नोड जो आसपास के हैं इन्वॉल्व नहीं है तो भी एक बार के लिए, उनमें हो सकता है कि सेल्स चले गए हों, आपको नहीं मिल रहा हो Sorry। तो भी वो आसपास के लिम्फ नोड्स को भी रिमूव करना जरूरी है। ठीक है, सो नाउ बेसिकली सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, ट्रीटमेंट इन होम्योपैथी। होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन हैं जो आपको हेल्प कर सकती हैं। सो ये जो लिटरेचर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ना होम्योपैथी से रिलेटेड, ये कई बुक्स से लिया गया है, कई स्टॉलवर्ड्स का लिया गया है, कई केसेस से सिम्टम्स निकाले हुए हैं कि उन्होंने जब यूज किया स्टमक कैंसर में, जब मेडिसिन को यूज किया तो क्या इंडिकेशन पाए। ठीक है, J.H. क्लार्क इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, पुराने कुछ केसेस जो है उनमें से सिम्टम निकाले हुए हैं, तो वो मेडिसिन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, सो वन इज कुंडूरेंगो हमारे BHMS में भी हमारे को एक रेयर मेडिसिन के नाम पे पढ़ाई जाती है। इट एलेज द पेन इन गैस्ट्रेल्जिया अकम्पनिंग कैंसर ऑफ स्टमक, chronic gastric catarrh, syphilis and cancer। सो कुंडूरेंगो इज द मेडिसिन जो स्पेशली स्टमक कैंसर के लिए यूज हो रही है, जो आपको पेन को कम करने में हेल्प करेगी।
अल्सरेटिव स्टेज ऑफ कार्सिनोमा क्यूटिस व्हेन फिशर्स फॉर्म। अब जब आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है ना, तो आपके स्टोमेटाइटिस और ये सब भी बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। सो उसकी अल्सरेटिव स्टेज को भी कवर करेगा। ट्यूमर्स, स्ट्रक्चर ऑफ ईसोफेगस। ट्यूमर हुआ, ईसोफेगस का भी कंस्ट्रक्शन हो गया, वहां पे स्ट्रक्चर मिल रहा है। तो हमने बात करी थी कि सिम्टम हमें मिल रहा है कि वहां पे पोस्ट पेरेंडियल वॉमिटिंग है, वहाँ डिस्फेजिया है, क्योंकि स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, लोअर इसोफेजियल ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो रहा है। देखिए कुंडू रेंगो में साफ मिल रहा है वो। कैंसर ऑफ स्टमक, सीवियर पेन्स है, वॉमिटिंग ऑफ कॉफी ग्राउंड मासेस। कॉफी ग्राउंड मासेस बेसिकली क्या होता है कि जो हेमेटोमेसिस है, जो ब्लड है वो एडमिक्स्ड आ रहा है। पेशेंट जो वॉमिटिंग कर रहा है ना, और जो पेशेंट को स्टमक से ब्लीडिंग हो रही है, उस अल्सरेशन से जो ब्लीडिंग हो रही है, वो ब्लीडिंग जब वॉमिटस में मिक्स हो जाता है, सो इट लुक्स लाइक अ कॉफी ग्राउंड मास। सो दैट इज कुंडू रेंगो। वो वॉमिटिंग भी उसमें मिल रही है। हार्ड है, नॉबी है, लार्ज स्वेलिंग है पाइलोरस में। और पेशेंट कैसा होगा? देयर विल बी कंप्लीट लॉस ऑफ एपेटाइट। देखो एनोरेक्सिया मिल गया, इमेसिएशन मिल गया, केकेक्टिक लुक। केकेक्टिक लुक बिल्कुल ऐसे वीक हो जाएगा, जैसे मरा सा पेशेंट होता है, ऐसा नजर आएगा कि पेशेंट ये अभी जाएगा, मर जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे वीकनेस उसकी जो। एक्चुअली कैकेक्टिक में क्या है? कैकेक्सिया मीन्स जो मास है ना, बॉडी मास खत्म हो जाता है, उसका फैट जो है वो खत्म हो जाएगा, मसल जो है वो खत्म हो जाएगी, बिल्कुल जो हड्डियां नजर आने लग जाए, इस तरीके का पेशेंट होगा। और कॉन्स्टिपेशन मिल सकता है पेशेंट को साथ में। नेक्स्ट इज क्लोटेलस हॉरिडस। सो ऑफिडिया ग्रुप की मेडिसिन है, इसमें भी कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग मिलेगी, है ना। सो कैंसर ऑफ स्टमक विद वॉमिटिंग ऑफ ब्लडी स्लाइमी म्यूकस। ब्लडी है, स्लाइमी म्यूकस साथ में है, उसकी वॉमिटिंग मिल रही है इन केस ऑफ कैंसर ऑफ स्टमक। खास चीज क्या है इसमें? खास चीज का सेंसेशन है। पेन इन द स्टमक, कोल्डनेस एज इफ अ पीस ऑफ आइस वर इन द स्टमक और इन द एब्डोमेन। ये होम्योपैथी में ही है, ये आपको एलोपैथी में ऐसी चीज नहीं मिलेगी। भाई कैंसर का केस मिल रहा है, उसमें खास चीज क्या, उसमें उसका ऐसा क्या सेंसेशन मिले कि क्रोटिलस हॉरिडस अपन दें। सो कोल्डनेस एज इफ अ पीस ऑफ आइस वर इन द स्टमक और इन द एब्डोमेन। ठंडा लग रहा है, पेशेंट को फील हो रही है अंदर, पेट में ठंडक महसूस हो रही है, जैसे कोई बर्फ का पीस रखा हो। इस तरीके की लैंग्वेज पेशेंट यूज कर सकता है। तो मुझे अंदर से ठंडक महसूस हो रही है, ऐसे लगता है ठंडा ठंडा सा लगता है, जैसे कोई बर्फ का पीस रखा हुआ है। तो हम उसको दे सकते हैं कि कैंसर है आपको और उसमें इस तरीके का सिम्टम नजर आ रहा है, तो क्रोटिलस हॉरिडस इंडिकेटेड मेडिसिन है। स्टमक इरिटेबल है, इरिटेबल कैसे भाई? स्टमक चिड़चिड़ा हो रहा है। स्टमक चिड़चिड़ा कैसे हो रहा है? मतलब अनेबल टू रिटेन एनीथिंग, कॉन्स्टेंटली थ्रोज अप ब्लड, खून की उल्टियां हुए जा रही हैं, और पेशेंट जो भी खा रहा है वो एक रिटेन नहीं कर पा रहा, उसके पेट में रुक नहीं रहा है। दैट इज जो पोस्ट पेरेंडियल वॉमिटिंग है, वो इस तरीके से स्टडी की जाती है। अनेबल टू रिटेन एनीथिंग, खाया थोड़ी देर में निकाल दिया, खाया थोड़ी देर में निकाल दिया, और डॉक्टर साहब खून की उल्टियां हो रही हैं, इसको भयंकर। दिस इज स्टमक इरिटेबल। स्टमक चिड़चिड़ा कैसे पता पड़ेगा? कैसे पता पड़ेगा भाई? स्टमक, स्टमक का काम है उसको खाने को थोड़ी देर रखना, उसको पचाना, और वो आगे भेजेगा। रख ही नहीं पा रहा वो, जा रहा है फिर बाहर आ जा रहा है। इट हैज ग्रेटली restrained द ग्रोथ ऑफ कार्सिनोमा वेयर देयर इज मच वॉमिटिंग ऑफ बाइल एंड ब्लड। सो देखिए वॉमिटिंग ऑफ बाइल भी आ गई, ब्लड की वॉमिटिंग के साथ बाइल की आ गई। क्यों आ गई? ये है जहां लिवर मेटास्टेसिस हो सकता है। सो अगर लिवर मेटास्टेसिस भी है, लिवर का इन्वॉल्वमेंट भी है, तो भी आप ये मेडिसिन दे सकते हो। स्टमक कैंसर तो है, लिवर मेटास्टेसिस फोर्थ स्टेज तक आप जा सकते हो। इसलिए इसमें लिखा है इट हैज ग्रेटली रीस्ट्रेन्ड द ग्रोथ ऑफ कार्सिनोमा। कार्सिनोमा की ग्रोथ को रोक रहा है, उस ग्रोथ को होने नहीं दे रहा, रोक रहा है। मेटास्टेसिस नहीं होने दे रहा, फैलने नहीं दे रहा, रोक रहा है उसको। वॉमिटिंग इन मेनी इंस्टेंसेस वेयर द ब्लड हैज नो टेंडेंसी टू कोएगुलेट। क्रेविंग फॉर स्टिमुलेंट्स, अच्छा ये बहुत खास चीज है। क्रेविंग फॉर स्टिमुलेंट्स, आई हैव यूज्ड दिस मेडिसिन फॉर दिस। क्रोटिलस हॉरिडस, मैं शायद फाइनल ईयर इंटर्नशिप में था, तो हमारे 4 घर छोड़ के एक आंटी जी रहते थे, और उनके हस्बैंड को बहुत मतलब ड्रिंक करने की बहुत भयंकर आदत थी। अब होता है ना, अब मेरे को सीखने का था यार, मम्मी ने बताया, बोले ऐसे ऐसे दिक्कत हुई है। मैंने कहा चलो केस देख के आते हैं। केस देखने गए, वो देखने गए, पास में बॉटल रखी हुई है, और चल रहे हैं अंकल बिल्कुल एकदम। तो हिज वाइफ रिक्वेस्टेड कि कोई मेडिसिन दो। अब उस टाइम क्या, क्रोटोलस हॉलिडस नई नई पड़ी हुई थी कैंट के। जब आप लेक्चर पढ़ते हो कैंट के, तो उसमें लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि स्टिमुलेंट्स की जो क्रेविंग है उसको खत्म करता है क्रोटोलस हॉलिडस। मैंने दिया, मैंने कहा 2 दिन बाद 3 दिन बाद, कुछ ज्यादा लंबा नहीं, फॉलो अप लिया, तो
आंटी बोलती बहुत खा रहे हैं, ये तो भूख लग रही है इनको खूब। मैं कही तो अच्छी बात है भाई, दारू पी रहे हैं लेकिन कम हो गई है, खाना ज्यादा खा रहे हैं, तो जो भूख मरी हुई थी वो भूख खत्म हो गई। भाई आप देखिए, जो अल्कोहलिज्म होता है, क्रॉनिक अल्कोहल पेशेंट कोई ले रहा है, उसका लिवर डैमेज होता जाएगा, लिवर डैमेज होता जाएगा, भूख नहीं लगेगी, है ना। अब पेशेंट को भूख लग रही है, मतलब वो उसके धीरे धीरे लिवर जो है वो रिकवर कर रहा है। सो जो क्रेविंग ऑफ स्टिमुलेंट्स है वो मारने में भी क्रोटोलस सॉलिडस हेल्प करती है। सो ऐसे स्टमक कैंसर के पेशेंट जिनमें स्टिमुलेंट्स की, जिनमें अल्कोहल की बहुत क्रेविंग है, ठीक है। नेक्स्ट हाइड्रेस्टिस कैनेडेंसिस। अच्छा, हाइड्रेस्टिस के ऊपर बहुत रिसर्च चल रही है। इट इज नोन फॉर कैंसर, इट इज नोन फॉर कैंसर। हाइड्रेस्टिस जहां तक मेरी नॉलेज है, कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत यूज कर रहे हैं लोग, मदर टिंचर में। आई हैव आल्सो यूज्ड इट वंस वंस, एक बार मैंने यूज करी है, बट आई डोंट नो, मेरे को ऐसा सच कोई रिजल्ट नहीं मिले। और क्योंकि ये मेडिसिन अपने आप में नोन है, आप दुबे से भी पढ़ोगे तो वहां पे भी लिखा हुआ है, रिसर्चेज आप पढ़ो हाइड्रेस्टिस रिलेटेड, आपको मिलेगा कि कैंसर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। सो कैंसर एंड कैंसरस स्टेट बिफोर अल्सरेशंस व्हेन पेन इज द प्रिंसिपल सिम्टम। पेनलेस नहीं होना चाहिए, पेन मिलना जरूरी है। पेन है जिस कैंसर में, उसकी मेडिसिन है हाइड्रेस्टिस। बहुत सारे ऐसे कैंसर होते हैं जिनमें पेन नहीं होता, जैसे आप ब्लैडर कैंसर को देखो, पेनलेस। ब्लैडर के कैंसर का फीचर ही है पेनलेस हेमेचूरिया। आई हैव सीन अ केस, मतलब मैं फेस टू फेस नहीं मिला उन पेशेंट से, बट बिहार में ही वो केस था। हालांकि अब तो वो उनकी डेथ भी हो गई थी बहुत जल्दी। एक दो रेयर मेडिसिन भी ढूंढने की कोशिश करी थी, बट अवेलेबल ही नहीं हुई एक्चुअली में। तो वहां पे आपको पेनलेस हिमेचूरिया मिलता है। यहाँ पे हाइड्रेस्टिस स्कैन की खासियत ये है, आप कैंसर के केस में दो, जहां पेन मिले वहां दो। सो अल्सर्स एंड कैंसर ऑफ स्टमक वहां दीजिए। एक और रेयर मेडिसिन है और बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये आपको जेएच क्लार्क से, अगर आपको और डिटेल में पढ़नी है ना, तो आप जेएच क्लार्क उठाओ। ये मेडिसिन का नाम है ऑर्निथोगेलम अम्बेलेटम। इस पे कुछ केसेस भी क्लर्क साहब ने डिस्क्राइब किए हैं। सो कंसिडर्ड इन क्रॉनिक गैस्ट्रिक एंड अदर एब्डोमिनल इंड्यूरेशंस, पॉसिबली कैंसर ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, स्पेशली ऑफ स्टमक एंड सीकम। तो स्टमक का कैंसर हो सकता है, सीकम का कैंसर हो सकता है। पाइलोरस का इन्वॉल्वमेंट है, ऑर्निथोगेलम में पाइलोरस का इन्वॉल्वमेंट है, तो वहां आप ऑर्निथोगेलम प्रिस्क्राइब करो। नेक्स्ट एक और रेयर मेडिसिन, यूकेलिप्टिस ग्लोबस। यूकेलिप्टिस ग्लोबस में क्या है, मेलिग्नेंट डिजीज ऑफ स्टमक विद वॉमिटिंग ऑफ ब्लड एंड सोर फ्लूइड। सो मेलिग्नेंट डिजीज अगेन कैंसर है, वॉमिटिंग है ब्लड की और सोर फ्लूइड की। अभी तक हमने ये कहीं नहीं बात की, खट्टापन आ रहा है, वॉमिटिंग आ रही है, ब्लड और ब्लड तो निकल रहा है, साथ में खट्टापन निकल रहा है उसमें, तो वहां पे यूकेलिप्टिस इज अ मेडिसिन। नेक्स्ट एक और मेडिसिन है, और इस मेडिसिन को हालांकि मैं स्किन डिजीज में भी यूज करता हूँ, स्किन डिजीज में बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, कैडमियम सल्फ। बट कैडमियम सल्फ को आप ध्यान रखें, स्टमक कैंसर की बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैडमियम सल्फ्यूरेटम। दिस रेमेडी इज यूज फॉर कैंसर स्पेशली, without this remedy it will be very difficult to control malignant vomiting and fevers। अच्छा, ये बहुत पुरानी मेरी स्टडी करी हुई है, तो मेरे को एक्चुअल इसका सोर्स याद नहीं है, इस स्टेटमेंट का सोर्स बहुत जरूरी है, एक्चुअली में कहाँ से लिया हुआ है ये। बट ये सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा बोल रहे हैं, और ये स्टॉलवर्ट का ही है, कि बिना इस रेमेडी के जो मैलिग्नेंट वॉमिटिंग है, मैलिग्नेंट फीवर्स है, उनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये चीज है कैडमियम सल्फ में। और एक्ने की बहुत अच्छी मेडिसिन है कैडमियम सल्फ। इट इज अ ग्रेट रेमेडी इन द गैस्ट्रिक इरिटेशन ऑफ कार्सिनोमा, ग्रेट पैलिएटिव। जहाँ हमारे एनमन सर ने भी कहा है कि जो इनक्योरेबल केसेस है वहाँ पैलिएशन की जरूरत है, कैडमियम सल्फ आप यूज। कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग, अगेन कैंसर है तो कॉफी ग्राउंड वॉमिटिंग मिलेगी। Conam mac. Conam mac is also known for cancer. There are many stomach troubles, ulceration of the stomach, cancer of the stomach. Conam is one of the greatest palliatives in symptoms of the stomach when all the symptoms agree. अब कोनायम के जो सिम्टम की बात करेंगे, अगर वो सिम्टम मिल रहे हैं तो बहुत अच्छा पेलिएशन कर सकता है। इट विल पेलिएट कैंसरस कंडीशंस फॉर अ while, then on comes the difficulty again, because when the symptoms are advanced sufficiently to indicate CONAM, many times there is no hope of cure। मतलब कैंसर की कंडीशन है, आपने पेलिएट किया, वापस से वो दिक्कत जो है, देन ऑन कम्स द डिफिकल्टी अगेन, वापस से वो दिक्कत आएगी। बट
क्या बोल रहा है? बिकॉज व्हेन द सिम्टम्स आर एडवांस सफिशिएंटली टू इंडिकेट कोनाम। भाई इतने एडवांस सिम्टम्स हो गए कि कोनाम इंडिकेट कर रहा है, मैनी टाइम्स देयर इज नो होप ऑफ क्योर। सो बेसिकली हम जो स्टेज 4 की बात कर रहे हैं ना, वहां तक ये मेडिसिन जा सकती है। बट आप समझ जाएं कोनाम इंडिकेट हो रही है, हम दे रहे हैं। तो ये देखो, हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं, जो जिन्होंने बुक्स लिखी, जिन्होंने प्रैक्टिस में ऐसे केसेस देखे, उन्होंने यहाँ तक आपको ये स्टेटमेंट दिए कि आप अपनी मेडिसिन का प्रोग्नोसिस भी जान सकते हो, कि आप मेडिसिन दे रहे हो तो आपका केस किस तरफ जा रहा है। कैंसर ऑफ स्टमक विद कॉन्ट्रैक्टिव स्पाज्मोडिक पेन एक्सटेंडिंग फ्रॉम पिट ऑफ स्टमक इनटू बैक एंड शोल्डर्स। तो क्या इंडिकेशन है? कैंसर ऑफ स्टमक में स्पाज्मोडिक पेन होंगे, कॉन्ट्रैक्टिव स्पाज्मोडिक पेन होंगे, जो स्टमक से लेकर कहाँ जाएंगे? इनटू बैक एंड शोल्डर्स, पीछे की तरफ जा रहे हैं, बैक में जा रहे हैं, शोल्डर तक जा रहे हैं, ये होगा। स्वेलिंग ऑफ पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक रीजन की स्वेलिंग हो रही है। हार्डनेस ऑफ एब्डोमेन फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ मेसेंट्रिक ग्लैंड्स, मेसेंट्रिक ग्लैंड्स की स्वेलिंग हो गई है, सो एब्डोमेन भी हार्ड फील हो रहा है पेशेंट को। नेक्स्ट इज कैलीबाइक्रोमियम। कैलीबाइक्रोमियम हम सोच नहीं सकते कैलीबाइक्रोमियम, बट ये भी मेडिसिन है। इट इज अ वेरी यूजफुल रेमेडी इन अल्सरेशन ऑफ द स्टमक, एंड व्हेन सच अल्सर इज कैंसरस इट रिलीव्स द पेन। अच्छा, कैलीबाइक्रोमियम एक राउंड अल्सर ऑफ स्टमक लिखा हुआ है इस मेडिसिन में। अब वही राउंड अल्सर ऑफ स्टमक जो है ना, वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है? वहां पे कैलिबाई यूज आएगी। वो पेन में आराम देगी, वॉमिटिंग को कम करेगी, और पेशेंट को लंबे समय के लिए कंफर्ट दे सकती है। इन अदर वर्ड्स, इट पैलिएट्स हिम। देयर आर सम पेन्स इन द स्टमक दैट आर एम्लियोरेटेड बाय ईटिंग। Nausea sometimes is ameliorated, but such is the exception. So ऐसे पेन्स स्टमक में जिनमें कि एम्लियोरेटेड बाय ईटिंग, पेशेंट खा रहा है, उसमें आराम मिल रहा है, होना नहीं चाहिए। भाई कैंसर के केस में, जहाँ कैंसर है, जहाँ पेप्टिक अल्सर की भी हम बात करते हैं, तो उसमें पेशेंट खाता है तो पेशेंट का दर्द बढ़ जाता है। ये इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, ये इसमें डिफरेंशिएटिंग है। कैलीबाई में ये नहीं हो रहा, कैलीबाई में डिफरेंट हो रहा है। कैलीबाई में क्या हो रहा है कि पेशेंट खा रहा है, उसको आराम मिल रहा है, उसका दर्द में आराम मिल रहा है, नौशिया में भी आराम मिल रहा है, ठीक है? ही हैज अ फैंटनेस इन द स्टमक व्हिच ड्राइव्स हिम टू ईट ऑफन। उसको ऐसा फील होता है कि मैं बार बार खाऊं, बार बार खाऊं, छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा करके बार बार खाता है पेशेंट। नेक्स्ट इज क्रियोजोट। सून आफ्टर ईटिंग देयर कम्स अ बर्निंग पेन इन द स्टमक। इसको भी आप अगर लेक्चर होम्योपैथिक मटेरियल मीडिया कैंट से पढ़ेंगे ना, तो कैंट ने स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन में 3 सिम्टम दिए हैं। उन 3 सिम्टम में मेन सिम्टम क्रियोजोट का बर्निंग है। सो बर्निंग पेन, and then a sense of fullness and an increasing nausea, ending in the vomiting of this food, which looks as it did when taken। जैसे ही खाया निकाल दिया, पोस्ट पेरेंडियल वॉमिटिंग जो हम बात कर रहे थे। इट लुक्स अनडाइजेस्टेड, गया ही नहीं अंदर, कंस्ट्रिक्शन हो गया, अंदर गया ही नहीं। बट इट इज सोर एंड एक्रिड कमिंग अप एन आवर और टू आफ्टर ईटिंग, ठीक है? कैसा हो जाएगा? क्योंकि एसिड है अंदर स्टमक में, एसिड अभी बन रहा है, तो एसिड बन रहा है तो सोर होगा, एक्रिड होगा। अगर वो 1 घंटे 2 घंटे बाद में आ रहा है खाने के, वॉमिटिंग, द स्टमक सीम्स अनएबल टू डाइजेस्ट, स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। एंड आफ्टर द पेशेंट एम्प्टीज इट देयर इज कांस्टेंट नोशिया। पेशेंट ने पेट खाली कर दिया है, सारा खाना बाहर आ गया है, फिर भी उसको लगातार एक नौशिया बना रहता है। सो ये सब आपको बर्निंग पेन के साथ मिले, क्रियोजोट इज इंडिकेटेड। आफ्टर अ स्वेलो ऑफ वाटर, अ प्रोलॉन्ग्ड बिटर टेस्ट रिमेन्स इन द माउथ। पेशेंट पानी पीता है लेकिन उसके मुंह में एक कड़वा कड़वा सा टेस्ट बना रहेगा। देयर इज एग्रावेशन फ्रॉम ईटिंग कोल्ड थिंग्स एंड रिलीफ फ्रॉम वार्म डाइट। ठंडी चीजें खाने से उसको एग्रावेट होता है, गर्म चीजें खाने से आराम मिलता है, जैसे लाइकोपोडियम में भी। In malignant disease of the stomach, when this symptom is present, creosote becomes a great palliative. It relieves the burning and improves the digestion for a while, but the trouble comes again. जो हम सिम्टम की बात कर रहे थे, एग्रावेशन फ्रॉम ईटिंग कोल्ड थिंग्स, कोई भी ठंडी चीज खा रहा है उससे एग्रावेशन होता है। जब तक पेप्टिक अल्सर में भी हम बात करते हैं कि ठंडा दूध पियो, आइसक्रीम खाओ, उससे आराम आता है। यहाँ क्या है? एग्रावेशन है, स्टमक कैंसर डेवलप हुआ है, एग्रावेशन है, गर्म खाने से आराम मिल रहा है। तो आगे यही बोल रहा है, अगर ये सिम्टम मिल रहा है, सो क्रियोजोट एज अ पेलिएटिव आप यूज करो। बर्निंग को में आराम देगा, डाइजेशन को भी थोड़ा इम्प्रूव करेगा। बट कैंसर है तो प्रॉब्लम वापस आएगी, तो आपको वो रिपीट
रखना पड़ेगा। वहां पे भी आप जाओगे तो वहां पे अगर सर्जरी पेशेंट को नहीं करानी है तो अगेन क्रियोजोट जैसी मेडिसिन जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। होम्योपैथी इज अ वेरी गुड चॉइस। नो, many times our remedies furnish us the greatest known palliation in cancerous affections. Homeopathy should at all times furnish a degree of palliation in cancers and other incurable malignant disease of the stomach. This palliation will bring more comfort to the stomach than can possibly be brought about by morphine. ये हम सब जानते हैं कि कैंसर के केसेस में जो बहुत भयंकर पेन होते हैं इसमें आपको कई मेडिसिन मिलेंगी। आप बोरिक रेमेडी का क्लार्क में उठाओगे ना, फॉस्फोरिक एसिड एक बहुत अच्छी मेडिसिन है, कैलेंडुला एक मेडिसिन है। एक रेयर मेडिसिन है, मुझे यहाँ नाम एक्चुअली मेरे को क्लिक नहीं कर रहा है, ई से एक मेडिसिन है, आप देखिएगा, नाम मुझे एक्चुअली क्लिक नहीं कर रहा। वो पेन के लिए बहुत अच्छी यूज होती है, जब कैंसरस पेन की हम बात करें, कैंसरस पेन की, ठीक है। सो वो आप पेन के लिए यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जहाँ आप मॉर्फिन से आराम देना चाह रहे हो ना, वहाँ उसकी जगह आप इन मेडिसिन को यूज करिए विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। आपके वो बर्निंग पेन को रिलीफ देगी, आराम देगी पेशेंट को। यूफोर्बिनियम नेक्स्ट इज, मेडिसिन। यस यस यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। यूफोरबिनम, यूफोरबिनम बहुत अच्छी मेडिसिन है। मैंने कहा था ई से वो मेडिसिन है, मेरे को क्लिक नहीं हो रही थी। तो क्लार्क में पढ़ेंगे, क्लार्क में मिलेगी, बोरिक मेट्रामेडिका में मिलेगी। मैंने भी कभी यूज तो नहीं करी डायरेक्ट। एक्चुअली मेरे पास एक केस था, बट क्या है, पेशेंट ना इतनी जल्दी होम्योपैथी पे विश्वास नहीं कर पाते। एक्चुअली केस था बोन मेटास्टेसिस विद लंग एडेनोकार्सिनोमा। तो वहां पे पेशेंट को लिटरली मैंने उस पेशेंट को कराते हुए देखा है। अब तो वो पेशेंट नहीं है, वो लास्ट स्टेज में था, बोन मेटास्टेसिस हो गया, लंग एडेनोकार्सिनोमा था, पूरा एक लंग बिल्कुल कोलैप्स कर गया था। सो उसको सामने से कराते हुए देखा है। वो बोलते बोले भयंकर इनकी आवाज आती है, और देखा मैंने उस पेशेंट को। और यूफोरबिनम मंगा के दी, रेयर मेडिसिन मंगा के दी, बट पेशेंट को दी नहीं गई। खैर, नेक्स्ट इज एक्टिया एस्पाइकेटा, अगेन अ मेडिसिन विच वी कांट थिंक बट स्टिल इट इज हेल्पफुल इन कैंसर ऑफ स्टमक। सो इसमें सिम्टम क्या है, आफ्टर ड्रिंकिंग शडरिंग, पेशेंट पानी पी रहा है तो उसको एक कंपन महसूस हो रहा है शरीर में, सोर वॉमिटिंग है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में जो हम पेन बात कर रहे थे, हमने बात करी थी क्लिनिकल फीचर की, तो हमने बात करा था वेग एपिगैस्ट्रिक पेन। सो टियरिंग पेन, डार्टिंग पेन, साथ में वॉमिटिंग हो रही है ना। सो कैंसर ऑफ द स्टमक विद कैरेक्टरिस्टिक पेन्स, टियरिंग, ड्रॉइंग, डार्टिंग पेन, एक्टिया एस्पाइकेटा इज द मेडिसिन। देन प्लेटिनम म्यूरियाटिकम, प्लेटिनम मेट नहीं है, ध्यान रखिएगा। प्लेटिनम म्यूरियाटिकम रेयर मेडिसिन है, अगेन स्टमक कैंसर में हेल्पफुल है। देखिए हम कई बार ना मेडिसिन बहुत सारी जो बहुत इजीली अवेलेबल है, हम उनको यूज करते हैं, बट वो रिजल्ट नहीं देती। जब वो रिजल्ट नहीं देती ना, तब ये रेयर मेडिसिन आपको हेल्प करती है। तो प्लेटिनम म्यूरियाटिकम, स्टमक कैंसर, एसिडिटी ऑफ स्टमक विद हेडेक, ये अभी तक हमने नहीं देखा कि स्टमक की कंडीशन के साथ हेडेक मिल रहा है, स्टमक कैंसर के साथ हेडेक मिल रहा है। वार्मथ एंड हैवीनेस इन एपिगेस्ट्रियम, है ना, एपिगेस्ट्रियम में ऐसे गर्म फील हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है। नौशिया, इंक्लिनेशन टू वॉमिट, पेशेंट को है नौशिया हो रहा है, उसको वॉमिट करना चाह रहा है, प्लेटिनम म्यूरियाटिकम। नेक्स्ट इज आर्सेनिक एल्बम, विच वी हैव नो डाउट, स्टमक ऑफ कैंसर या कैंसर की आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छी मेडिसिन है। बर्निंग पेन है, एक्सेसिव थर्स्ट है, डिजायर फॉर एसिड्स है, एग्रेवेशन फ्रॉम कोल्ड ड्रिंक्स एंड कोल्ड डाइट एंड एम्ब्ल्यूरेशन फ्रॉम हॉट ड्रिंक्स, वो गर्म चीज से आराम मिलता है। ये इसका कॉमन सिम्टम भी है जो हम बात करते हैं कि बर्निंग पेन रिलीव्ड बाय हीट। सो गर्म चीजों से आराम मिलेगा। वॉमिटिंग ऑफ ऑल ही टेक्स, ये भी हम जानते हैं कि आर्सेनिक एल्बम, तीन मेडिसिन ऐसी है, आर्सेनिक, फास्फोरस, बिस्मथ, कि जैसे ही कुछ खाते हैं, जैसे ही पानी पीते हैं, थोड़ी देर में अपने आप बाहर आ जाता है। फास्फोरस में तो इसका इसलिए है कि फास्फोरस जैसे ही वो ले रहा है, वो उसमें इस तरीके से बताया जाता है कि फास्फोरस को ठंडी चीजें बहुत पसंद है। वो ठंडा पानी या आइस, आइस तक खा सकता है फास्फोरस। सो जैसे ही वो पेट में गर्म होगा वो बाहर आ जाएगा। तो आर्सेनिक, फास्फोरस और बिस्मथ, इनकी हम बात करते हैं कि जैसे ही ये कुछ भी लेते हैं ना, जो भी अंदर खाएंगे पिएंगे सब बाहर आ जाता है। टेरिबल सेंसेशन ऑफ वीकनेस एंड एग्जॉशन विद एंजाइटी इन रीजन ऑफ स्टमक, तो आर्सेनिक का पेशेंट है, कैंसर है, आप यहाँ फियर ऑफ डेथ भी देख सकते हो कि आप, हर केस में नहीं मिलेगा, बट कुछ ऐसे केसेस जहाँ आपको स्पेसिफिकली आर्सेनिक का फियर ऑफ डेथ भी मिले, ठीक है। देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में क्या लिखा है, स्किरस ऑफ पाइलोरस। स्किरस इज अ ओल्ड टर्म, पुराने जमाने में, कैंसर के जमाने में ये टर्म्स बहुत यूज होती थी मेलिग्नेंसी से रिलेटेड। सो स्किरस ऑफ पाइलोरस, कैंसर ऑफ स्टमक, ulcerating gnawing pain at one spot in stomach with agony and depression.
सो पेशेंट बहुत डिप्रेशन में है, मतलब पेशेंट को बहुत तड़प महसूस हो रही है, उसकी वजह से सो नहीं पा रहा, प्रिवेंटिंग स्लीप, सो नहीं पा रहा है, लगातार उसको प्यास लग रही है पानी की, बर्निंग पेन है, वहाँ एसिटिक एसिड यूज कर सकते हैं। वॉमिटिंग आफ्टर मैटर और ब्लड, मैटर मतलब जो भी आपने खाया ना वो सारा खाना बाहर आ गया, साथ में ब्लड आ गया, और ये इसके कॉमन चीज है, पेल वेक्सन स्किन, टंग पेल, फ्लेबी, मार्क्ड एबिलिटी, कॉपियस पेल यूरिन। सो जैसे सुरनिमल सरकार सर के बारे में अगर आप लोग जानते हैं, तो सुरनिमल सरकार सर इज नोन फॉर treating cancer cases, so he looks for the combination of diseases like this. So especially stomach cancer in case of diabetes mellitus associated with diabetes mellitus, ऐसा पेशेंट जिसमें डायबिटीज है साथ में स्टमक कैंसर मिल रहा है, देयर यू कैन यूज एसेटिक एसिड। नेक्स्ट, अभी हम आर्सेनिक के साथ कंपेयर कर ही रहे थे, बिस्मथ आ गई। सो बिस्मथ में क्या है, कैंसर ऑफ स्टमक विद बर्निंग, स्टिंगिंग पेन, क्रैम्पी पेन्स, स्टमक हैंग्स डाउन टू द क्रेस्ट ऑफ द इलियम, पेशेंट को ऐसा लग रहा है कि मेरा स्टमक लटक गया है। हार्ड लम्प्स बिटवीन नेवल एंड एजेस ऑफ द लोअर रिब्स, right side, vomits only at interval of days when food has filled the stomach, then vomits large quantity of food during whole day, vomits all fluids। देखो अभी हम कंपेयर कर रहे थे तीन मेडिसिन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और बिस्मथ की, तुरंत निकालता है। एक बिस्मथ की एक खास चीज और है, जब हम स्टमक कैंसर की बात कर रहे हैं, पेशेंट का खाना इकट्ठा होता जा रहा है, डाइजेस्ट कर नहीं पा रहा, ठीक है, और वो खाना इकट्ठे होते होते कुछ दिन बाद में वो सारा खाना बाहर आ जाता है, इस तरीके का सिम्टम बिस्मथ में मिलता है। लास्ट मेडिसिन अगेन मेजेरियम, विच वी कैन नॉट थिंक ऑफ, बट इट इज अ मेडिसिन फॉर कैंसर ऑफ स्टमक। सो कैंसर ऑफ द स्टमक विद बर्निंग कोरोडिंग पेन्स, बर्निंग पेन है, कोरोडिंग पेन है, जला दे रहा है अंदर से, ग्रेट इमेसिएशन। एक्चुअली मेजेरियम इज अ सिफिलिटिक मेडिसिन। मेजेरियम में आपको मेरा मेजेरियम मेजेरियम से क्लिनिकल एक्सपोजर हुआ, कहाँ मैंने यूज किया मैं आपको बताऊं। हम हमारे पड़ोस में एक भाभी जी थी जिनके डिलीवरी हुई थी। सो डिलीवरी के बाद में उनको कॉन्स्टिपेशन का कंप्लेंट था। सो आप इसको ढूंढोगे ना तो ये मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन आफ्टर कन्फाइनमेंट। ये बात है जब मैं शायद फाइनल ईयर या इंटर्नशिप में ही था, तो उस टाइम की बात है, लगभग हो गए इसको 7-8 साल से ऊपर हो गया, वो बच्चा भी 7-8 साल का हो गया। सो उसमें मैंने रेपर्टरी खूब यूज करते थे, हमारे कॉलेज में रेपर्टरी बहुत केसेस रेपर्टराइज करते थे, कैंट रेपर्टरी और बीबीसीआर और बीटीपीबी। तो मैंने कहा यार केस आया है, इसको सही करे। कैंट में ढूंढा, नहीं मिला, बॉर्निंग मॉसन में ढूंढा, बीबीसीआर में नहीं मिला, बीटीपीबी में ढूंढा, नहीं मिला। मैंने कहा यार कहाँ ढूंढे, क्या करें। सो पूरे मेटेरिया मेडिका जो है उसमें रेपर्टरी भी है पीछे। सो विलियम बोरिक, ऑस्कर ई बोरिक, सो ऑस्कर ई बोरिक ने जो रेपर्टरी लिखे ना, वो रेपर्टरी पार्ट में आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर कन्फाइनमेंट, मेजेरियम है उसमें दी हुई है। वहां मैंने मेजेरियम यूज करी और मेजेरियम से रिलीफ मिला, वहां यूज करिए, बहुत अच्छा। मेजेरियम अगेन सिफिलिटिक मेडिसिन है, स्किन कंप्लेंट्स बहुत सारी हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हो रहा है, ग्रेट इमेसिएशन है, मसल्स ऑफ द फेस आर टेंसली ड्रॉन लाइक स्ट्रिंग्स, ऐसे लगता है जैसे खिंचाव, जैसे स्ट्रिंग्स से आप ये समझो कि गिटार की जैसे तारें खिंची हुई होती है ना, इस तरीके का पेशेंट आपको एक्सप्लेन कर सकता है कि जैसे तारें खिंची हुई होती है, खिंचाव सा महसूस हो रहा है। इंटरनल सरफेस ऑफ द गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन फील्स रॉ, रॉनेस फील होगी, छिला छिला सा फील होगा, विद सेंसेशन एज ए फूड रिमेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम अनडाइजेस्टेड इन द स्टमक। वो कई पेशेंट बोलते हैं, और स्पेशली ओल्ड एज वाले पेशेंट बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है डॉक्टर साहब खाना रखा हुआ है बहुत देर तक। कांस्टेंट वॉमिटिंग ऑफ चॉकलेट कलर्ड मासेस, सो चॉकलेट कलर्ड मास मतलब अगेन वही वो ब्लड जो मिक्स हो गया है ना वॉमिटिंग में, सो वो इस तरीके का बोला, चॉकलेट कलर्ड मास यूज करो, आप कॉफी ग्राउंड वर्ड यूज करो, ये वर्ड यूज होते हैं बेसिकली। विद ग्रेट बर्निंग इन थ्रोट, ये अभी तक आपको कहीं नहीं मिला, ये मेजेरियम की खास चीज है कि आपको थ्रोट में भी बर्निंग मिल रही है, साथ में हेमेटोमेसिस मिल रहा है, वायलेंट रेचिंग accompanied with the agony of death, पेशेंट को मरने का एहसास वहां हो रहा है, उसको तड़प हो रही है कि वो कहीं मर जाएगा, उसी की वजह से स्लीपलेसनेस भी है, एग्जॉशन भी है। सेम हमने प्रिवेंटिंग स्लीप देखी थी एसिटिक एसिड में, ठीक है, यहाँ पे भी स्लीपलेसनेस है, एग्जॉशन है। देर आर हार्ड लम्प्स इन एपिगेस्ट्रिक रीजन, हार्ड लम्प्स मिलेंगे, हाइपोकॉन्ड्रियासिस मिलेगा और कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। सो ये मेजेरियम में खास चीजें मिल गई हमारे को। स्टमक कैंसर में रॉनेस मिली,
कोरोडिंग पेन मिला, बर्निंग पेन मिला, ऐसे लग रहा है जैसे छिल गया हो। थ्रोट में बर्निंग मिल रही है जो अभी तक हमने किसी मेडिसिन में स्टडी नहीं किया, यहाँ पे है ग्रेट बर्निंग इन थ्रोट। ये इसको खास बनाती है और दूसरी मेडिसिन से अलग। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इसमें हमने स्टमक कैंसर का एक ओवरव्यू लिया और सारी होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करी। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू डॉक्टर वेरी मच। डॉक्टर वेणुगोपाल, आप थोड़ा सा अपना वीडियो का भी अपलोड मत अपलोड कीजिए, अभी सेशन दूसरा चल रहा है, आपका सेशन आएगा तो आप अपलोड कीजिएगा। प्लीज डोंट ट्राई टू ओपन योर वीडियो नाउ। डॉक्टर वेणुगोपाल, आई एम आस्किंग यू। तो डॉक्टर छाबड़ा जी, आपका तो प्रेजेंटेशन से मैं सुन रहा था, आपने बड़ा डिटेल्स में और केस के विषय में और मेडिका में आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। मैं अक्सर आपके बहुत सारे डेली मैं देखता हूँ, आपके लेक्चर्स आया करते हैं, पोस्ट हुआ करते हैं इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब में। तो इस तरह से आपका बहुत अच्छा सेशन है। और फिर से आइए, आप फिर से आइए और इसको एक और सेशन अगस्त के महीने में मैं आपसे बात करके ले लूँगा, है ना। श्योर आते रहिए ये अगस्त में। आपका अभी तो इंस्पेक्शन इस का भी समय होगा, इसलिए मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा कॉलेज के लोगों जी को। जी मैं जानता जी हूँ, सर। मैं कॉलेज से जुड़ा हुआ था, मैं कॉलेज में हूँ। आपके राजकोट में इंस्पेक्शन ये सब होने वाला है अभी जल्दी, तो इसलिए अभी तुरंत जी सर अच्छा नहीं जी सर। रहेगा। कॉलेज में अभी टीचिंग में है ना आप अभी? जी जी बिल्कुल, मैं प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पीजी डिपार्टमेंट। किस किस कॉलेज में अभी? LR शाह, अरविंद भट्ट सर। हाँ, वो भट्टी को जी मेरा जी जी नमस्ते बोलिएगा। मैं जी बराबर जी उनसे सर। बात करता रहा, मैं आपके यहाँ कॉलेज में गया हूँ, काफ़ी अच्छा है, श्योर काफ़ी श्योर। उनका जो शुरुआती समय में जो इंस्पेक्शन था मैंने किया था, और इंस्पेक्शन जी में सर। परमिशन भी मेरे उनकी कोर्स कर हुए थे। तो ये जी सर। इसका एक चीज़ को ये भी थोड़ा सा बताने, कुछ क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि है पोटेंसी के विषय में किसी ने पूछा है, पोटेंसी के विषय में। सर पोटेंसी बेसिकली अगर हम कैंसर में बात करें, और मैं इसलिए ऑर्निथो गैलम का मैंने एक बात करी। सो जब आप क्लार्क से पढ़ेंगे तो क्लार्क में लोअर पोटेंसीज यूज करी हुई हैं। और मुझे लगता है कि जहाँ पैथोलॉजी लग रही है तो हमें लोअर पोटेंसीज से स्टार्ट करना चाहिए। इसमें 3C 6C इनसे बेसिकली यूज करना चाहिए। और अगर लग रहा है हमारे को कि पेलिएशन करना है जहाँ, तो लोअर पोटेंसीज आर मोर मोर इम्पोर्टेंट देयर। सो लोअर पोटेंसी यूज कीजिए। पैथोलॉजी डेवलप हो चुकी है, वहाँ पेलिएशन हमारे को करना है, क्योर की पॉसिबिलिटी नहीं है एक्चुअली। सो लोअर पोटेंसीज विल बी हेल्पफुल। और हमारे जो स्टॉलवर्ड्स हैं उन्होंने भी कैंसर की बुक्स पढ़ेंगे अलग अलग। एक थेरापेटिक्स ऑफ कैंसर करके बुक आती है रेड कलर की, अमेजोन पे मिल जाएगी। उसमें डॉक्टर जी सर। विक्ट्री ओवर कैंसर, विक्ट्री ओवर कैंसर एक ओके किताब ओके है, सर। विक्ट्री ओवर, बहुत पुरानी किताब है, श्री स्कॉट, जी मैंने जी तो पढ़ा है उसको। उसमें काफी अच्छा जानकारी है। जी सर जी सर। आपने ठीक कहा कि लो पोटेंशियल, क्योंकि पैथोलॉजी जहाँ भी डेवलप कर जाता है तो ऑर्गेनिक के हिसाब से भी हम लोगों को लो पोटेंसी में जाना चाहिए, और खास जी करके सर। कैंसर के केसेस में लो पोटेंसी है। हाँ, यहाँ पर जब एक्यूट पेन हो तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम लोग हाई पोटेंसी में भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है जी सर। सिचुएशन पर, सेंसिटिविटी पर। हायर द सेंसिटिविटी हायर द पोटेंसी में, ऐसा उसको कहता है। लोअर द सेंसिटिविटी लोअर द, ये फार्मूला जो है तो पोटेंसी के लिए मैं अप्लाई करता हूँ। सेम 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 सर, सेम आई ऑल्सो यूज इन माई डेली प्रैक्टिस में ये यूज करता हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि मेडिसिन हाईली इंडिकेटेड है तो फिर हायर पोटेंसी आप 1M 10M तो आराम से जा सकते हैं। लेकिन ये है कि हम लोअर पोटेंसी से एक ये भी यूज करने का रहता है कि लोअर पोटेंसी से आप स्टार्ट करते हैं तो आप हायर पोटेंसीज को वर्क करने के लिए छोड़ सकते हैं। बट जहां आप डायरेक्ट हायर पोटेंसी से फिर लोअर पोटेंसी पे आना मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक केस था स्किन डिजीज का ही, तो सर उन्होंने मेडिसिन पूछी। जी हाँ, जी। सर आपका सेशन अब समाप्त हो चुका है, अच्छा फिर अच्छा आगे बात चलिए। फिर से सर चलिए कर ओके लेंगे। ओके।